विनिमय दर या एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है और ये किसको कहते हैं? तो एक्सचेंज रेट जब दो मुद्राओं के बीच, दो देश के, हर देश के अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अरब में रियाल होता है, चाइना में येन है, जापान में, चाइना में युआन है, जापान में येन है, अमेरिका में डॉलर है। तो अधिकतर व्यापार हमारा डॉलर में होता है। हम जानते हैं कि जिस मुद्रा का वर्चस्व होता है उसका उसी मुद्रा में हम, क्योंकि अधिकतर देशों में डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि डॉलर का वर्चस्व है पूरे विश्व पे, तो इसलिए हम डॉलर की बात ज़्यादातर करते हैं। लेकिन जिस देश से हम व्यापार करेंगे, जिस देश से वस्तुओं का लेन देन करेंगे, हम उसी मुद्रा में उस देश को भुगतान भी करेंगे। तो इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, या इसको कहते हैं फॉरेक्स रेट, है ना, या एक्सचेंज रेट, कुछ भी कह लें, ये एक ही बात है। ये तीन नामों से इसको जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें भी आ जा रहा है फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। तो जब दो देश के मुद्राओं के बीच आपसी लेन देन होता है तो वो किस दर पे होता है, उसी दर को हम रेट ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। जैसे यदि हम किसी देश से वस्तुएं मंगाते हैं तो उस देश को हम वस्तुओं के बदले पेमेंट करेंगे। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम रुपए में करेंगे, उसको हम उस देश की मुद्रा में करेंगे, क्योंकि जैसे हम किसी देश को, दूसरे देश को कोई माल बेचें तो हमें वो जैसे हमने चाइना को दिया तो वो हमें युआन दे, युआन लेकर हम कहीं जाएंगे तो मार्केट में कोई लेगा नहीं, तो हम कहेंगे उससे कि हमें सब रुपए में चाहिए। तो चीन वाले क्या करेंगे कि वो एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और अपना युआन दे करके और रुपया खरीद लेंगे और उस रुपये को हमें भुगतान कर देंगे। या हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो घूमने ही जाते हैं, तो वहाँ हम खाने पीने के लिए या रेस्टोरेंट में रहने के लिए जो पेमेंट देंगे वो हम वहाँ के देश के रुपए में देंगे। जैसे हम अमेरिका घूमने गए तो हमारे पास डॉलर होना चाहिए, तो हम सबसे पहले जाएंगे एक्सचेंज मार्केट में, एक्सचेंज की दुकान पे, और वहाँ पे हम रुपये से डॉलर खरीद लेंगे और फिर हम उस डॉलर को पेमेंट के रूप में यूज करेंगे जब घूमेंगे वहाँ। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमें आज यहाँ पढ़ना है। इसमें बहुत सारी बातों को हमें देखना होगा, एक्सचेंज रेट क्या होता है, और जैसे रुपया गिर रहा है, रुपया उठ रहा है, ये क्या होता है, रुपया गिर रहा है, और इसको कौन कौन से तत्व जो प्रभावित करते हैं, किस स्थिति में ये फिक्स हो सकता है, हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों होता गया। पहले एक रुपया $1 के बराबर था, $1 बराबर था ₹1 के, और अब $1 किसके बराबर हो गया, लगभग 83 रुपए के बराबर हो गया। तो ये क्या होता है, और फिर जो मूल्य ह्रास है या अधिमूल्यन है, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या है, रुपए का डिप्रिसिएशन करना, रुपए का एप्रिसिएशन करना, इसको हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि किसी स्थिति में ये फ्लक्चुएट करता है रुपया और किसी स्थिति में स्थिर हो जाता है जो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और क्या क्या विनिमय दर के निर्धारण की क्या क्या प्रणालियां हैं, सिस्टम्स क्या क्या हैं, वो सारी बातों को हम इसमें समझेंगे। तो अभी विनिमय दर हम जानते हैं कि किसी दूसरे देश को पेमेंट करना है तो हम उसको उसी देश के मुद्रा में पेमेंट करना होगा, ये नियम है। और कितना पेमेंट करना होगा तो ये बताएगा कि उस देश की मुद्रा कितनी महंगी है या सस्ती है, यानी कि रुपए में उस देश की मुद्रा का क्या स्थिति है। जैसे यदि हम देखते हैं कि $1 बराबर है ₹80 का, 80-85 के बीच चलता है, अभी चल रहा है, तो ₹80 है, तो यानी कि $1 ₹80, यानी कि हम ये रुपए में लिखना है, ₹80 देकर के $1 खरीदेंगे। तो इस प्रकार यदि हमें $100 की आवश्यकता होगी तो हमें कितना, तो ₹8000 देना पड़ेगा। $100 के लिए ₹8000 देकर के हम $100 खरीदेंगे और फिर तब उसको हम पेमेंट के रूप में यूज करेंगे। तो ये इसका मुख्य बात है। तो वह दर जिस पर मुद्रा का दूसरे मुद्रा में, एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा में विनिमय किया जाता है, उसकी विनिमय दर कहलाती है। इसमें कुछ परिभाषा लोगों ने दिया, इंपॉर्टेंट परिभाषा को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्राउथर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों का माप है, यानी कि एक रुपए में कितना हम दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शेयर्स के अनुसार चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर, ये जो मैं बता रहा हूँ वही चीज इनको परिभाषा के रूप में दिया गया है। तो विनिमय दर का मुख्य मतलब ये होता है कि जब हम किसी दूसरे देश की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा के द्वारा खरीदते हैं या उसका पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए हम उसको उस देश की मुद्रा के रूप में पहले अपने करेंसी को चेंज करेंगे और तब हम उसको पेमेंट करेंगे। तो जिस दर पे उस मुद्रा को हम खरीदते हैं उसी को हम
विनिमय दर कहते हैं। और विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी होती हैं। इसको हम अभी विस्तार से आगे देखेंगे। अनुकूल मुद्रा विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर भी होता है। अनुकूल विनिमय दर, अनुकूल विनिमय दर वो होता है जिसमें जब हमारे मुद्रा का, हमारे करेंसी का रेट बढ़ता है, उसको अनुकूल विनिमय दर कहते हैं। जैसे 1 रुपया, जैसे $1 कितने रुपए का है? 100 रुपए का। $1, 100 रुपए का $1 है, तो 80 रुपए का $1 है। तो अब यदि ये हो जाए अब 70 रुपए का $1 मिले, तो इसको कहेंगे अनुकूल विनिमय दर। पहले हमें 80 रुपए देना पड़ता था $1 के लिए, अब हमें 70 रुपया ही देना पड़ा, या और कम हो तो और कम हमें देना पड़ेगा। यानी कि डॉलर अब सस्ता हो रहा है, ये कहेंगे कि डॉलर अब सस्ता हो रहा है, और मुद्रा, अपने करेंसी रुपए का मूल्य बढ़ रहा है। पहले $1 में 80 रुपए मिलते थे, अब $1 में 70 रुपीज ही मिलेंगे। तो ऐसे देखने में लगता है कि जैसे 80 रुपए में $1 मिल रहा है, अब 70 रुपए में $1 मिलेगा, तो रुपए का मूल्य बढ़ रहा है। तो ऐसे देखने में 80 से 70 हो रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है कि रुपए का मूल्य घट रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि चूंकि हम पहले 80 रुपए देते थे तो $1 मिलता था, अब हम 70 रुपए में ही $1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब रुपए का मूल्य बढ़ रहा है। जैसे हम यदि कोई वस्तु खरीदते हैं, ये जो भी करेंसी होती है, ये भी एक वस्तु होती है। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके भी भाव ऊपर नीचे होते हैं। जैसे हम प्याज गए खरीदने, 1 किलो प्याज का रेट मान लेते हैं 50 रुपया है, अब 1 किलो प्याज का रेट घट करके 40 रुपये हो गया, 1 किलो प्याज का रेट घट के 40 रुपये हो गया, तो हम क्या कहेंगे? प्याज सस्ता हो गया, 50 से नीचे हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से डॉलर सस्ता हो गया। पहले $1 के लिए 80 रुपये देते थे, अब $1 के लिए 70 रुपये ही देंगे। तो जैसे कोई वस्तु होती है, वैसे ही मुद्रा होता है, उसका भी रेट होता है दूसरे कंट्री के मुद्रा के रूप में। जैसे $1 को खरीदना है तो $1 येन के रूप में जापान की खरीदे जाएंगे तो वो येन में देखेंगे, येन कितने येन का $1 मिलेगा। या जैसे कोई चाइना वाला जाएगा तो वो युआन में देखेगा कितने युआन का $1 मिलेगा। भारतीय होगा तो देखेगा कि $1 कितने रुपए में मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा। तो अभी जैसे 80-85 के बीच है, तो हम 80 रुपए देकर के $1 लेते हैं, और जितना डॉलर चाहिए उसमें हम गुणा कर देंगे 80 का, तो हमें वो पता चल जाएगा। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बढ़ता है तो उसे हम अनुकूल विनिमय दर कहते हैं। और जब प्रतिकूल विनिमय दर में जब डॉलर का मूल्य बढ़ता है, रुपए का मूल्य गिरता है, जैसे 80 रुपए से बढ़ करके अब $1 हमें 85 रुपए देना पड़े तब $1 मिले, तो इसको हम कहेंगे कि रुपए का मूल्य गिर रहा है। यानी कि पहले 80 में ही $1 मिल जाता था, अब 85 रुपए देना पड़ता है, और बढ़ जाए तो मान लो 90, अभी कुछ सालों बाद हो जाता है 100 हो जाए, क्योंकि बहुत पहले शुरू में तो $1 $1 के बराबर था, $1 $1 के बराबर था। तो अब घटते घटते रुपए का मूल्य इतना घट गया कि अब 85 रुपए में $1 मिलता है। हो सकता है आने वाले भविष्य में 100 रुपए में $1 मिले। तो ये मुख्य बात है कि हम अपने मुद्रा से दूसरे की मुद्रा कितना किस दर पे खरीदते हैं, वही दर विनिमय दर कहलाती है। क्योंकि विनिमय दर मतलब लेन देन की दर। तो मुद्रा किसके बीच? तो मुद्रा के बीच लेन देन की दर। तो एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा के बीच की जिस दर पे लेन देन होता है वो इसका दर, इसको कह सकते हैं मूल्य भी। मूल्य क्या है, किसी मुद्रा का मूल्य क्या है अपने मुद्रा के संदर्भ में, तो वही विनिमय दर कहलाएगा। जैसे डॉलर का मूल्य 80 रुपया है, तो यानी कि 80 रुपये और $1 के बीच जो एक्सचेंज रेट हो गया वो 80 रुपये और $1 का हो गया। यानी कि डॉलर जो विदेशी हैं उनको यदि रुपए चाहिए होगा तो 80 रुपये $1 देंगे तो 80 रुपये मिल सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनको जितना चाहिए उसमें गुणा कर देंगे। तो ये बेसिकली विनिमय दर होता है। विनिमय दर की प्रणाली क्या क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा देखेंगे। इसमें विनिमय दर की क्या क्या प्रणालियां हैं। मुख्य रूप से 3 प्रणालियों में हम इसको रख सकते हैं। एक तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थायी विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मुख्य रूप से तो दूसरा होता है लचीली विनिमय दर प्रणाली, और तीसरा होता है प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। तो जितनी प्रणालियां, जितने तरह की हम अन्य देशों के साथ विनिमय दर प्रणालियां डेवलप किया है, वो मुख्य रूप से इन 3 विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। एक एक करके इसको हम अब यहाँ पे देखेंगे। पहला है निश्चित विनिमय दर प्रणाली या आंकी गई विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो निश्चित विनिमय दर प्रणाली जो किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जैसे भारत का क्या है RBI है, ऐसे हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और जो पूरे देश के आर्थिक क्रियाओं को मॉनिटर करता है, या गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट पे रहेगा फिक्स। जैसे डॉलर और रुपए के बीच फिक्स कर दिया गया कि 50 रुपया रहेगा $1 का मूल्य, या
ये फिक्स कर दिया कि 40 रुपया रहेगा एक येन, एक येन का मूल्य 40 रुपया रहेगा, फिक्स हो गया। जापानी हमने फिक्स कर लिया बातचीत करके जापान की गवर्नमेंट से कि एक येन का मूल्य 40 रुपया रहेगा। तो इसी को हम फिक्स्ड रेट कहते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है, और बाजार में चाहे जितना भी उसका वैल्यू ऊपर नीचे हो, या दूसरे देशों के साथ भले येन का वैल्यू ऊपर नीचे हो, लेकिन जब हमारे देश से जब लेन देन होगा तो हम एक येन खरीदने के लिए 40 रुपये एक्सचेंज मार्केट में देंगे और एक मिल जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी येन चाहिए उसमें हम गुणा कर देंगे 40 का, तो जितने भी 100, 200, 2000, 20,000 येन चाहिए तो उतना हम गुणा करके और उस रेट पे 40 रुपये के रेट पे हम लेकर के और उसको पेमेंट कर देंगे। जब भी हम जापान से कोई सामान मंगाएंगे, कोई इंपोर्ट करेंगे, सामान मंगाएंगे या सामान भेजेंगे, तो वो एक इसी रेट पे, जैसे हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे जापान को, कोई सामान बेचे हैं तो उनको यदि हमें पैसे देना है तो हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रुपए में देंगे। तो रुपए में कैसे देंगे, तो फिर येन लेके जाएंगे और एक्सचेंज मार्केट में और वहां से रुपए खरीदेंगे, जितने भी रुपए चाहिए उतने येन देंगे और उस रेशियो में उनको रुपए मिल जाएंगे और रुपए वो भुगतान कर देंगे। तो फिक्स्ड रेट कुल मिला के क्या होता है, गवर्नमेंट या उस देश की सेंट्रल बैंक दोनों देश के मिल करके और एक रेट तय कर देते हैं आपसी समझदारी से, और उस रेट पर ही लेन देन किया जाता है। उसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेट या पेग्ड एक्सचेंज रेट, और उसी रेट पे लेन देन होता है। अब इसमें कुछ स्थिर विनिमय दर के इसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। तो क्या क्या लाभ है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है ये। जब दो देशों के बीच ये एश्योर हो जाता है कि इतने ही रेट पे लेन देन होगा, तो ये डर नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि येन महंगा हो जाए, फिर हम जो बेच रहे हैं या जो हम मंगा रहे हैं उनको पेमेंट के लिए हमें ज्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा। बाजार में उतार चढ़ाव की अनिश्चितता को खत्म कर देता है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये क्लियर होता है कि भविष्य में इसकी रेट यही रहेंगे। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनको कोई डर नहीं रहता है कि इसमें भविष्य में ऐसा ना हो कि अनिश्चितता हो और रुपए का रेट गिर जाए या बढ़ जाए। तो ये इनको विश्वास को बढ़ावा देता है विदेशी निवेशकों के, और वो निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होता है। मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने में मदद करता है। मुद्रास्फीति दर को मेंटेन रखता है, यानी कि स्थिर बनाए रखता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं। जब क्योंकि जिस दर पे सामान मंगाया जाता है उसी दर पे उसी के अनुपात में उसकी कीमत रखी जाती है। तो जब रेट फिक्स है दो देशों के बीच, जैसे येन और रुपए के बीच फिक्स हो गया कि एक येन का दाम 40 रुपये होगा, तो उसका कीमत, उस वस्तु का कीमत भी उसी हिसाब से तय हो जाएगा। अब जब येन की कीमत वही बनी रहेगी तो कीमत में भी नहीं वृद्धि होगी। कीमत में वृद्धि तब होती है जब येन का, या जैसे हम डॉलर में भुगतान करते हैं तो डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो उस वस्तु की दाम भी बढ़ती है, क्योंकि हम $1 खरीदने के लिए कम रुपए में डॉलर खरीदे थे, अब ज्यादा रुपए बढ़ गया रेट, उसका ज्यादा रुपए देना पड़ रहा है $1 के बदले, तो उसकी जब कॉस्ट बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके नुकसान क्या होते हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार बनाए निरंतर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी सामान किसी देश से खरीद रहे हैं तो उसको पेमेंट करने के लिए हमें जरूरत है कि हम उसको बना के रखें। अर्थव्यवस्था में लचीलेपन की कमी होती है, क्योंकि हम फिक्स कर देते हैं किसी निश्चित दर पे रेट को, तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है। अब लचीली विनिमय दर प्रणाली क्या है, फिक्स रेट के विनिमय दर प्रणाली के ठीक ये उल्टा होती है, लचीली विनिमय दर प्रणाली, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये पूरी तरह से बाजार बेस्ड होता है, जो वर्तमान में चल रहा है अभी, और ज्यादातर मामलों में यही रेट चलता है। जब किसी देश की मुद्रा का सप्लाई बढ़ जाता है, यानी कि उसकी डिमांड के तुलना में उसकी सप्लाई बढ़ जाए, तो उसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। और जब डिमांड की तुलना में उसकी सप्लाई कम हो, उसकी डिमांड ज्यादा हो करेंसी, तो उसकी कीमत बढ़ती है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो अनुकूल विनिमय दर उसके लिए होता है। तो लचीली विनिमय दर प्रणाली पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, तो ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड होता है। किस मार्केट पे, मनी मार्केट पे, मुद्रा बाजार में, और वहां पे उस देश की मुद्रा की कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, उसको ऊपर निर्भर करता है। सप्लाई ऑफ करेंसी एंड डिमांड फॉर करेंसी, सप्लाई ऑफ करेंसी एंड डिमांड फॉर करेंसी, ये दो चीजों पर ये निर्भर करता है। तो मनी मार्केट में ये दोनों शक्तियां कार्य करती हैं, और उसी हिसाब से उस मुद्रा की विनिमय दर तय होती है। जैसे यदि भारत से सामानों की ज्यादा निर्यात की जाती है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है,
मान लेते हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रुपए की मांग को बढ़ा देगा, रुपए की मांग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे देश को भुगतान करने के लिए विदेशियों को रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वो रुपए खरीदने के लिए मनी मार्केट में जाएंगे, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो जैसे किसी भी वस्तु की मांग बढ़ने पे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसी प्रकार से रुपए की प्राइस बढ़ जाएगी, रुपए की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी कि ये विनिमय दर पक्ष में आएगा, अनुकूल विनिमय दर कहलाएगा। और प्राइस कैसे बढ़ेगी, तो हमने दिखाया कि जैसे $1 के बदले 80 रुपया है, तो अब प्राइस बढ़ेगा तो 80 रुपया से कम हो जाएगा, यानी कि 60-70 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, रुपया मजबूत हो रहा है। और यदि घटता है और यानी कि रुपए का मूल्य घटता है, यानी कि $1 के लिए अब 80 रुपये देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं रुपया कमजोर हो रहा है। और जब कम रुपए के मूल्य बढ़ता है तो उसको कहते हैं रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये एक्सपोर्ट। अब इसके उल्टा यदि हम मान लेते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से हम बहुत ज़्यादा वस्तुओं को मंगा रहे हैं, तो ये क्या बताएगा, तो इंपोर्ट जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाएंगे तो हम उनको पेमेंट भी उनके देश के मुद्रा में करेंगे। उनके देश की मुद्रा में करने के लिए हमें उनके देश की मुद्रा की डिमांड करनी पड़ेगी, और डिमांड करने के लिए हम रुपया ले जाएंगे मार्केट, मनी मार्केट में रुपया देंगे, यानी कि सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी। तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में प्राइस ऑफ करेंसी, अपने देश की मुद्रा की कीमत घटेगी, यानी कि यदि वो 70 रुपया है $1 के बराबर, तो 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि रुपया कमजोर हो रहा है, यानी कि रुपये का मूल्य गिर रहा है, रुपये का मूल्य प्राइस गिर रहा है। और पहले कम रुपया देकर के $1 मिल जाता था, अब अधिक रुपया देकर के तब वो $1 मिल रहा है। ऐसे तो हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जब कोई वस्तु महंगी होती है तो हम उसके लिए ज़्यादा मूल्य देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, और जब सस्ती होती है तो कम पैसे देते हैं। इस प्रकार से इस केस में होता है। तो लचीली विनिमय दर प्रणाली निर्भर करती है कि मार्केट में उस मुद्रा की क्या सप्लाई और डिमांड है। हमारी मुद्रा की, हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी सप्लाई ज़्यादा होगी करेंसी की डिमांड से, तो इसका मतलब यह है कि ये मुद्रा का मूल्य क्या होगा, गिरेगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, गिरेगा, यानी कि मुद्रा कमजोर होगा, वीक होगा। और यदि सप्लाई से कम है, डिमांड अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि रुपया मजबूत होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब चीजें होती हैं स्थिति में। तो लचीली विनिमय दर प्रणाली में हमने देखा कि किस प्रकार से मार्केट के आधार पे, मार्केट में उस करेंसी की क्या स्थिति है, डिमांड और सप्लाई क्या है, उस हिसाब से ये काम करता है। अब इसके क्या लाभ और नुकसान है, ये भी हम देख लेते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली के क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो विदेशी भंडार बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें, क्योंकि हमारा देशी करेंसी का जो स्थिति है वो विदेशी विनिमय दर में, मुद्रा बाजार में तय होता है। भुगतान संतुलन में कमी आदि से स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है, क्योंकि बाजार सब कुछ तय करता है। तो ऐसी स्थिति में किसी देश की करेंसी स्ट्रांग होगी या वीक होगी, उसी हिसाब से भुगतान संतुलन का समायोजन हो जाएगा। लचीली विनिमय दर सिस्टम के नुकसान क्या क्या है, ये नुकसान लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है, क्योंकि मार्केट में किस देश की करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो उस देश की करेंसी को लोग इसमें सट्टा भी लगाते हैं, और उस देश की करेंसी को पहले ही खरीदने लगते हैं। उनको लगता है कि इस देश की जैसे येन का, जैसे येन का या युआन का या यूरो का मान लेते हैं, यूरो का रेट बढ़ने वाला है, तो लोग यूरो परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर बाद में उसको बेचते हैं अधिक पैसे में। तो इस तरह से सट्टा भी चलता है। देशों के बीच पूंजी की आवाजाही में समस्या हो सकती है, क्योंकि लचीली विनिमय दर में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, रेट कब कितना बढ़ जाए घट जाए। तो इसलिए जो कैपिटल का फ्लोइंग है, फ्लो ऑफ कैपिटल है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार निवेश को हतोत्साहित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी निवेश को हतोत्साहित इस प्रकार से करता है कि ये नहीं पता चलता है कि किस रेट पे अभी आज स्थिति है और किस रेट पे कल कितना उसका रेट बढ़ जाए घट जाए, तो ये थोड़ा अनिश्चित रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा हतोत्साहित होता है। नेक्स्ट है प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली। इसमें ये दोनों का मिक्सचर होता है, लचीली विनिमय दर प्रणाली और पहला था जो वो अस्थायी विनिमय दर प्रणाली। इन दोनों का मिक्स करके फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली बनाया गया, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब दो देशों के मुद्राओं के बीच एक कंट्रोलिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है और बाजार भी काम करता है, बाजार के हिसाब से भी काम करता है, और गवर्नमेंट का आरबीआई का या केंद्रीय बैंक का कंट्रोल भी होता है। तो इसमें एक रेट तय कर दिया जाता है। जैसे हमने रेट तय कर दिया, चीन से रेट तय कर दिया कि युआन का रेट 30 से 40 युआन, 30 से 40
के बीच रहेगा एक युआन का रेट, 30 से 40 रुपए के बीच रहेगा। तो बाजार की स्थिति जो भी रहेगी, लेकिन युआन का रेट 30 से 40 के बीच ही रखा जाएगा। इससे ऊपर यदि बाजार में बहुत ज़्यादा युआन की मांग बढ़ रही है और वो 40 से ऊपर जा रहा है तो 40 इसका बैरियर हो जाएगा। यदि युआन का रेट बहुत गिर रहा है तो 30 रुपये हो जाएगा। 30 एक युआन का रेट यदि गिर रहा है तो 30 रुपए से कम पे नहीं होगा, यानी कि 30 रुपए रहेगा। तो एक दर तय किया जाता है, एक रेंज तय कर दिया जाता है कि एक युआन के बदले 30 से 40 के बीच ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसे प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर कहते हैं। जैसे यदि चीन से हम व्यापार कर रहे हैं और युआन का रेट बहुत ज़्यादा यदि इंटरनेशनल मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मान लेते हैं कि कहीं दूसरे मुद्राओं के डॉलर के मुकाबले एक युआन $80 में मिल रहा है या $50 में मिल रहा है, लेकिन रुपए की बात जब आएगी तो ये कहा जाएगा कि 40 रुपए से ज़्यादा युआन का रेट नहीं बढ़ेगा। तो 40 पे आकर रुक जाएगा और 40 में हम जितने चाहे युआन खरीद लेते हैं। तो ये एक दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है। इसी को हम प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर कहते हैं। अब विनिमय दर का निर्धारण के सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत बनाए गए जिसमें ये देखा गया कि शुरू में था कि एक टकसाली समता सिद्धांत, मिंट पैरिटी थ्योरी चलता था। जब शुरुआती बहुत पहले की घटना है। टकसाली समता सिद्धांत में ये देखा गया था कि ये अब नहीं चलता है, कि ये देखा जाता था कि दोनों देशों की करेंसी में सोने की कितना दर है। टकसाली का मतलब होता है कि कितना उसमें स्वर्णमान है। तो एक रुपए की इकाई में, जैसे ₹1 की इकाई है और इसमें सोने की 2 यूनिट है और $1 में सोने की 4 यूनिट है। तो अब 4:2 हो जाएगा जो स्वर्ण का अनुपात है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2:1, यानी कि $1 ₹2 के बराबर होगा। इसको ऐसे कहेंगे, यानी कि ₹2 दे करके और $1 पाया जा सकता है, क्योंकि डॉलर की इकाई में ज़्यादा स्वर्णमान है। 4 ग्राम सोना है और रुपए की इकाई में 2 ग्राम सोना है। तो उसमें अंतर्निहित सोने की मात्रा के आधार पे एक्सचेंज रेट तय किया जाता था और उस आधार पे फिर विनिमय दर तय किया जाता था कि यदि अमेरिका को रुपया चाहिए तो अमेरिका $1 में $1 में $2 खरीद सकता है, यदि भारत को उसको पेमेंट करना है तो, और यदि भारत को चाहिए डॉलर तो वो $2 में $1 खरीद करके और पेमेंट कर देगा। तो उसमें उसके इकाई में, मुद्रा की इकाई में कितना स्वर्णमान, स्वर्ण की ग्राम शामिल है, वो तय करते हैं एक्सचेंज रेट को। दूसरा फिर आया क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। ये गुस्ताव कैसल एक प्रोफेसर थे, गुस्ताव कैसल। इन्होंने इस सिद्धांत को 1802 में दिया था और उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों में उस मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पे हम देखेंगे कि उनका एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जो वस्तु इंडिया में ₹1 में मिल रहा है, कोई एक्स वस्तु, और अमेरिका में वो ₹10 में मिल रहा है, वही वस्तु एक्स की एक एक्स अमेरिका में ₹10 मिल रहा है और वह इंडिया में ₹1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ₹10 और वहाँ पे डॉलर में भी खरीदते हैं तो $1 में मिलता है। तो इसका मतलब $1 ₹10 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का परचेजिंग पावर सेम है। तो इसको किसी एक इंडेक्स नंबर के हिसाब से, और प्राइस क्या है वस्तु का उसके हिसाब से निकाला जाता है, इंडेक्स के हिसाब से। मोटी मोटा यही चीज़ जो मैंने बताया यही होता है कि उस वस्तु की कीमत क्या है दोनों देशों में, और उसके आधार पे हम यहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट हम निकाल लेते हैं। तो ये भी बहुत कम मात्रा में प्रचलित है। संतुलन सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत ये बताता है कि बाजार में उस मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी की स्थिति क्या है। डिमांड कौन करता है, पहले यदि हम डिमांड की बात करें तो डिमांड कौन कौन करता है। एक तो जो वस्तुओं को मंगाता है, इंपोर्टर्स, इंपोर्ट किया जाता है, या जो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स। तो ये लोग किसी को दूसरे देश से वस्तुएं मंगानी है, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए उस देश की करेंसी का भुगतान करना होगा। दूसरा, इन्वेस्टर वहाँ कुछ पूंजी लगाना चाहते हैं, जैसे अंबानी जियो का मार्केट, या अंबानी अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश में फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कुछ अपना वहाँ प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो
उसको क्या करना होगा, वहाँ पे उस देश की मुद्रा को लेकर के तब वहाँ काम करना होगा, क्योंकि वहाँ काम करने के लिए ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, तो उनको भुगतान करना है तो वहाँ की करेंसी में करना होगा। तो ये डिमांड करते हैं। और जिस देश से ज़्यादा कोई देश इंपोर्ट करता है, जैसे हमारे देश से ज़्यादा कोई देश हमारे देश से ज़्यादा वस्तु मंगा रहे हो, तो उनको रुपए की ज़्यादा मांग करनी पड़ेगी, रुपए उनको ज़्यादा चाहिए होगा हमारे देश को देने के लिए। तो इसके लिए वो मार्केट में जाएंगे और रुपए की डिमांड करेंगे, अपने देश की मुद्रा से रुपया खरीदेंगे, और रुपया खरीदेंगे तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी। रुपए की जब डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस करेंसी की कीमत बढ़ेगी, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और वो करेंसी मजबूत होगा। इसी प्रकार से सप्लाई, अब जो देश रुपया खरीदने आएगा वो देश अपने देश की मुद्रा वहाँ पे देगा तब रुपया खरीदेगा। जैसे हम अमेरिका से कुछ सामान मंगा रहे हैं तो अमेरिका का डॉलर हम उसको पेमेंट के रूप में देंगे, तो हम मनी मार्केट में जाएंगे और रुपया वहाँ देंगे और ढेर सारे डॉलर खरीदेंगे जिसे हमें भुगतान करना है। तो हमारे रुपया वहाँ देने से रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो रुपये का जो वैल्यू है वो कम होगा। तो कुल मिला के इस डिमांड और सप्लाई का वहाँ पे खेल होता है। डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से फ्री रूप में काम करते हैं और उसी के हिसाब से उस देश की करेंसी का वैल्यू तय किया जाता है। इसको रेखा चित्र के द्वारा हम दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक हम चित्र लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है, इस पे रुपए की डिमांड एंड सप्लाई दिखाया गया है, और ये वाई एक्सिस है जिस पे डॉलर में रुपए का मूल्य दिखाया गया है या एक्सचेंज रेट को दिखाया गया है। एक्सचेंज रेट को दिखाया गया है यानी कि डॉलर में रुपए के मूल्य को दिखाया गया है, और ये रुपए की डिमांड है और ये रुपए की सप्लाई है। दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ होता है ई पॉइंट पे, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ये थोड़ा सीधी स्केल से खींचना है ऐसे, इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे होता है और जो कीमत है डॉलर की यहाँ पे निर्धारित हो जाती है, जैसे डॉलर। ठीक है, अब यदि डिमांड बढ़ती है तो ये निश्चित रूप से रेखा ऊपर की हो जाएगी, D1 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं रुपया 1 है, रुपया R2 है, ये R1 1 रुपया 2 रुपया नहीं है, तो यहाँ पे E1 पे डिसाइड हो जाएगा और डॉलर के रूप में रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हर देश की करेंसी काम करती है। यदि सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, S1 हो जाए, तो इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा E2 पे और रुपए का मूल्य घट करके यहाँ आ जाएगा 0 पे। तो इस प्रकार से ये काम करती है मांग और पूर्ति के माध्यम से। भुगतान संतुलन सिद्धांत इसको कहते हैं, और इसके हिसाब से मांग और पूर्ति, बाजार में मांग और करेंसी की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, जो विनिमय दर है, वो तय होता है। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक, विनिमय दर को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है, और हम उन कारकों पे विचार करेंगे जो कारक विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो किसी देश के मुद्रा के एक्सचेंज रेट को या उसके सीधा कहें उसके मूल्य को किस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, या उस करेंसी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे कमजोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। तो ये कुछ कारक हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट, ब्याज दर या मुद्रा स्फीति की दर है। ब्याज दर बढ़ने का मतलब हुआ कि लोग ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्याज दर बढ़ने का मतलब लोग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुद्रास्फीति भी होगी। तो ये दोनों एक ही बात है। ब्याज दर या मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होगा कि वस्तुएं महंगी होगी, कॉस्ट बढ़ेगा, वस्तुएं महंगी होंगी, वस्तुएं महंगी होती हैं तो उसकी मांग कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होगा तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हमारे देश की करेंसी की सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो हमारे देश की करेंसी का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, यानी कि ये अनुकूल विनिमय दर कहलाएगा, हमारे पक्ष में विनिमय दर कहलाएगा। चालू खाता घाटा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जब हमारे भुगतान संतुलन में दो पार्ट होते हैं, हमें पता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट हमारे देश के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के समग्र लेन देन को दिखाता है। तो यदि करंट अकाउंट में डेफिसिट है, घाटा है, यानी कि दूसरे देशों को हमें अधिक भुगतान करना पड़ रहा है और प्राप्त कम हो रहा है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा रुपया क्या होगा, कमजोर होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होगा, गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है कम है, यानी कि एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश की मुद्रा की डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है, यानी कि D इज ग्रेटर देन S। तो ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ करेंसी कम होगा। पब्लिक डेब्ट या सरकारी ऋण, यदि सरकारी ऋण है लिया जा रहा है, सरकार द्वारा बहुत सारा ऋण लिया जा रहा है, तो इससे देश में विदेशी निवेश कम आएगा और देश के ऊपर भरोसा कम होगा, क्योंकि सरकार दिवालिया भी हो सकती है, जैसा अभी श्रीलंका में हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी निवेश है प्रभावित होता है, हमारे देश में विदेशी निवेश नहीं आते हैं और रुपए का मूल्य गिरता है, रुपए की मांग कम होती है। व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड वस्तुओं के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बताता है, और व्यापार की शर्तें यदि पक्ष में है,
है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड यदि फेवर में है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारे देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो फेवर का मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्ट अधिक है इंपोर्ट से, तो यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी, हमारे देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। लोग, क्योंकि हम दूसरे देशों को ज़्यादा बेच पा रहे हैं, तो हमारे देश की करेंसी को ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदने के लिए उन्हें अपने देश की करेंसी को मनी मार्केट में ले जाकर हमारे देश की करेंसी की डिमांड करनी होगी, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होगा। इसके विपरीत यदि टर्म्स ऑफ ट्रेड अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा है, ऐसी स्थिति है इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमारे देश की करेंसी कमजोर होगी। आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक डिमॉन्स्ट्रेशन, या हमारा जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारा देश विकास करेगा और वस्तुओं का निर्माण करेगा, हमारे देश में स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो दूसरे देशों से हमारे देश में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे और हमारे देश के रुपए की मांग करेंगे। रुपए की डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू ऑफ करेंसी भी बढ़ेगी। डिप्रेशन, मंदी की स्थिति में क्या होता है? मंदी की स्थिति में हम जानते हैं कि प्रोडक्शन बंद होता है ना, आउटपुट कम होता है ना, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, ठीक है। तो जब आउटपुट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, प्राइसेस वस्तुओं की गिरती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में इन्वेस्टर्स कम आते हैं, यानी कि पूंजी निवेश कम होगा, और ऐसी स्थिति में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम होगा। ये निश्चित दर और लचीली दर के बीच अंतर है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच अंतर है। एक तो परिभाषा में अंतर है कि निश्चित दर वह प्रणाली जिसमें सरकार विनिमय दर तय करती है, लचीली विनिमय दर प्रणाली है जो बाजार मुद्रा की विनिमय दर, मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। लचीली विनिमय दर में बाजार कार्य करता है और निश्चित में सरकार या केंद्रीय बैंक कार्य करता है। निर्णायक अधिकारी निश्चित दर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, या केंद्रीय बैंक जैसे भारत के आरबीआई केंद्रीय बैंक वो निर्धारित करती है। फिक्स रेट स्थिर विनिमय दर। लचीली विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में उस करेंसी की मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है वो उसके विनिमय दर को निर्धारित करती है। मुद्रा पर प्रभाव, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। यदि मुद्रा में कोई परिवर्तन होता है तो उसका पुनर्मूल्यन किया जाता है, तो ये केंद्रीय बैंक करता है। लचीली विनिमय दर में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या घटता है, सीधा ये बाजार पर निर्भर करता है, और मार्केट ही तय करता है कि उसका मूल्य घटेगा बढ़ेगा। मूल्य कैसे घटेगा बढ़ेगा? डिमांड नेट सप्लाई के द्वारा, जो अभी हमने पीछे देखा। सरकारी बैंक की भागीदारी, सरकारी बैंक विनिमय दर निर्धारित करता है किसमें? अस्थायी विनिमय दर में, स्थिर विनिमय दर में। सरकारी बैंक का कोई भूमिका नहीं होता है लचीली विनिमय दर में, पूरा तरह से मार्केट इसको संचालित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता किस स्थिति में होती है? तो अस्थायी विनिमय दर में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि लचीली विनिमय दर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। भुगतान संतुलन में घाटा हो सकता है जिसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो सकता है जिससे कोई समायोजित करने का उपाय नहीं है। बीओपी में घाटा या अधिशेष स्वतः ठीक हो जाता है, क्योंकि उस देश की करेंसी की मांग और सप्लाई के अनुसार से सब कुछ चलता है। अब एक दो कंसेप्ट और आते हैं जो गवर्नमेंट करती है। एक होता है डिप्रिसिएशन और एक होता है एप्रिसिएशन। इसको दो भागों में बांट दिया, अधिमूल्यन और मूल्यह्रास। मुद्रा का मूल्यह्रास करना पड़ता है किस स्थिति में? मुद्रा का मूल्यह्रास कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट करता है। किसी भी देश की गवर्नमेंट उस मुद्रा का मूल्यह्रास कर सकती है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंटेक्स्ट में किया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मान लीजिए हमारे देश की कोई वस्तु है और उस वस्तु के एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है। कोई एक्स वस्तु है, इसके एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है, तो इसका जब प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स मान लेते हैं हाई है अन्य देशों की तुलना में, तो हमारे देश की प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी डिमांड क्या होगा? कम होगा, लोग कम खरीदेंगे। तो इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की मजबूरी होती है कि इसकी कीमत को कम किया जाए। इसकी कीमत तभी कम हो पाएगा जब हम अपने देश के मुद्रा के वैल्यू को, प्राइस को कम करें। किस तरह से कम करें? यदि $1 का मूल्य 80 रुपया है तो उसको कम करेंगे। $1 का मूल्य को हम कर देंगे 85 रुपया, माना कि 50 रुपये कर दिया, तो ऐसी स्थिति में एक्स की प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उसको भुगतान करना है रुपए में भुगतान करना है। तो $1 में 80 रुपये मिल रहा था, अब $1 में 85 रुपये मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसका मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की जो प्राइस थी वो 80 रुपये थी, 80 रुपये है, ठीक है। मान लेते हैं एक एक्स की प्राइस भी 80 रुपये है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में $1 के बदले 80 रुपये खरीदा था, अब डिप्रिसिएशन कर दिया, 50 रुपये हो गया। तो ऐसी स्थिति में डिप्रिसिएशन का लाभ उस देश को मिल जाएगा, क्योंकि उसे अब $1 देकर 50 रुपये मिलेगा, और वो उस एक्स को, एक इकाई एक्स को कितने में खरीद लेगा? 80 में, यानी कि 5 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु क्या हो गई, सस्ती हो गई, 85 रुपये मिल गया और 80 में खरीद लिया, 5 रुपये बच भी गया। तो इसलिए डिप्रिसिएशन किया जाता है देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए। अधिमूल्यन या एप्रिसिएशन किया जाता है। एप्रिसिएशन किया जाता है किस स्थिति में, एप्रिसिएशन किया जाता है जब देश की स्थिति ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा करेंसी कमजोर हो रहा है या हमारे देश की वस्तु बहुत सस्ती है, उसको और महंगे में बेचा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एप्रिसिएशन कर सकती है, बढ़ा सकती है। दूसरा एक और रास्ता है कि डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से हम एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, तो अपने देश के सप्लाई को, सप्लाई ऑफ करेंसी, मुद्रा की सप्लाई को क्या कर दें, कम कर देंगे। तो सप्लाई जब कम होगी तो ऑटोमेटिक डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को हम कहेंगे एप्रिसिएशन हो रहा है। एप्रिसिएशन मतलब डिमांड ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ रहा है, देश की मुद्रा की वैल्यू बढ़ रही है। और डिप्रिसिएशन में क्या होता है, डिप्रिसिएशन में डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई, उस देश की गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। सप्लाई जब बढ़ा दिया जाता है तो उस देश की करेंसी का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। और जब कम होता है तो वह उस देश की करेंसी सस्ती हो जाती है या कमजोर हो जाती है। तो ये मुद्रा का मूल्यह्रास या एप्रिसिएशन दो तरीके से किया जाता है। तो ये था आज का विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो को देखने के लिए अत्यधिक धन्यवाद।